बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। स्ट्रक्चर होता है ढांचा जिसके ऊपर किसी चीज़ ने खड़ा होना होता है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, घर है, ऑफिस है, तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या होगा कि उसकी दीवारें होंगी, पार्टीशन होगा, उसकी छत के लिए कोई लेंटर होगा, टीआर होगा या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर उसने फिर आगे फिनिश जो शक्ल होगी वो बन के तो एक चीज़ बन जाना है। तो सिमिलरली डिपार्टमेंट बनाना है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बनाना है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट बनाना है या कोई और डिपार्टमेंट बनाना है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम चूँकि प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 7 स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर चूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट से प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट बनाएगी तो वो एक स्ट्रक्चर चूज़ करेगी या कोई मिक्स स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकती है। नंबर 1 है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज हो सकता है। नंबर 2 डिवॉल्व्ड स्ट्रक्चर यानी डिसेंट्रलाइज हो सकता है। नंबर 3 हाइब्रिड हो सकता है। नंबर 4 कंसोर्शियम बेस स्ट्रक्चर हो सकता है। नंबर 5 शेयर्ड बेस स्ट्रक्चर हो सकता है। और नंबर 6 लीड बायर स्ट्रक्चर हो सकता है। और नंबर 7 है आउटसोर्स स्ट्रक्चर हो सकता है प्रोक्योरमेंट का। तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सेंट्रलाइज से मुराद है कि जो भी प्रोक्योरमेंट होगी वो एक ही जगह से होगी, यानी एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा। वो हेड ऑफिस में हो सकता है या किसी एक लोकेशन पे हो सकता है, लेकिन जिस जगह भी होगा एक ही होगा। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जो भी ज़रूरत होगी, जो भी रिक्विजिशन होगी, वो उसी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में आएगी, वहाँ से प्रोसेस होगी और फिर उस जगह सप्लाई हो जाएगी जिसकी ज़रूरत है। अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके मल्टीपल यूनिट होते हैं या डिफरेंट उनकी एंटिटीज़ होती हैं डिफरेंट नामों से, तो सेंट्रलाइज जो प्रोक्योरमेंट होगी वो उन सबको एक ही जगह से सर्व कर रही होती है। यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। नंबर 1 तो ये बेनिफिट है जो सबसे बड़ा है कि 70-80% जो बजट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का या ग्रुप ऑफ कंपनीज का, वो प्रोक्योरमेंट के थ्रू खर्च हो रहा होता है। तो उसकी मॉनिटरिंग और उसको कंट्रोल उसके ऊपर बहुत ज़रूरी होता है। तो जब सेंट्रल बाइंग होगी, एक ही जगह से सब कुछ ख़रीदा जा रहा होगा, तो उसके ऊपर आप बेहतर कंट्रोल रख सकते हैं, मॉनिटरिंग रख सकते हैं, उसकी जो एनालिसिस बेहतर हो सकता है ताकि नेक्स्ट जो प्रोक्योरमेंट की स्ट्रेटजीज़ हैं वो डेवलप की जा सकें। तो इसलिए सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट से आप बेहतर मॉनिटरिंग और जो अपनी फाइनेंशियल जो खर्च हो रहा है जो चीज़ों के ऊपर, उसका बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद फिर टीम छोटी होती है कि कुछ लोगों का स्टाफ होता है, हर जगह पे आपको लोग नहीं बिठाने पड़ते। तो एक जगह पे जो लोग बैठे होते हैं वही टीम सारी एक्टिविटी कर रही होती है। उनको उनके जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। डिस्पाइट कि आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोग बिठाएं, वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है, मॉनिटरिंग भी कमज़ोर हो जाती है, उनको संभालना भी मुश्किल होता है। वहाँ पे कुछ जो फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटी है उनको वो भी बढ़ सकती हैं, जबकि सेंट्रल में ये चीज़ें कम हो जाती हैं। तो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है और मोस्टली सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के ऊपर ही काम होता है। लेकिन सेंट्रलाइज के बाद जो दूसरा कंसेप्ट है वो है डिवॉल्व्ड स्ट्रक्चर, यानी कि डिसेंट्रलाइज, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। ये सेंट्रल है कि सब चीज़ें, सब एक्विजिशन एक जगह पे आएंगी, वहाँ पे वो प्रोसेस होंगी और फिर चीज़ें जो सप्लाईज हैं वो तकसीम हो जाएंगी। लेकिन डिसेंट्रलाइज में प्रोक्योरमेंट जिस जगह भी ज़रूरत है वहाँ से हो रही होती है, कोई सेंट्रल प्रोक्योरमेंट नहीं है, हर जगह का अपना प्रोक्योरमेंट ऑफिस है। जैसे किसी भी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जहाँ पे ज़्यादा यूनिट काम कर रहे हैं या डिफरेंट नामों से उस कंपनी के यूनिट है, तो वहाँ पे
हर यूनिट के लिए एक अलग प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, या अगर छोटा यूनिट भी हो, जैसे एक हेड ऑफिस है, एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे भी हेड ऑफिस में भी एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बना होता है, और एक फैक्ट्री के अंदर भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बना होता है कि जो फैक्ट्री की डे टू डे अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फैक्ट्री वाले प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से पूरी हो जाती हैं। और जो हेड ऑफिस में होता है वो कुछ फैक्ट्री की चीज़ों को भी देख रहा होता है, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह या कोई बल्क बाइंग होती है, और कुछ हेड ऑफिस की जो एडमिन रिलेटेड चीज़ें उनको भी देख रहा होता है। तो दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। फैक्ट्री का ऑफिस वालों से तल्लक नहीं होता, ऑफिस वालों का उनके तल्लक नहीं होता। वहाँ की ट्रांजैक्शन, फैक्ट्री की ट्रांजैक्शन जो है डायरेक्टली अकाउंट्स को चली जाती हैं, पे हो जाती हैं। हेड ऑफिस की ट्रांजैक्शन डायरेक्टली अकाउंट्स को जाके पे हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि डिसेंट्रलाइज बाइंग है। एक ही कंपनी के अंदर, एक ही मालिक के अंदर दो जगहों पे या दो से ज़्यादा अगर अब ज़रूरत है तो वहाँ पे दो से ज़्यादा, जितनी जगहों पे ज़रूरत है वहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफिस अवेलेबल होगा। उसमें एक बंदा हो सकता है, दो हो सकता है, वो फिर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्रोक्योरमेंट का वॉल्यूम क्या है। तो इसको डिवॉल्व्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है या डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो जब भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देखा जाएगा कि क्या हमने सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के ऊपर जाना है या डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के ऊपर जाना है। और डिसेंट्रलाइज के जो सेंट्रलाइज में बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो डिसेंट्रलाइज में डिसएडवांटेज हो जाते हैं। जो डिसेंट्रलाइज के डिसएडवांटेज हैं वो यहाँ पे सेंट्रलाइज में एडवांटेज बन जाते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। नंबर 3 है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड होता है जो एक से ज़्यादा ऑप्शन के ऊपर काम कर रहा हो, जहाँ पे कम से कम दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो काम को चलाने के लिए। जैसे कि हाइब्रिड कारें मार्केट में आम है, तो उनमें बैटरी सिस्टम भी होता है और फ्यूल सिस्टम भी होता है, या सोलर सिस्टम भी अवेलेबल है और साथ वापडा से बिजली भी आ रही है। तो इसको हम कहेंगे हाइब्रिड, कि दो सिस्टम अवेलेबल है, आपकी मर्ज़ी, आप उस पर चले जाएँ, उसके ऊपर चले जाएँ। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का मतलब है कि आप उसमें सेंट्रलाइज प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं और डिसेंट्रलाइज भी कर रहे होते हैं। ये यानी कि एक ही जगह पे सेंट्रलाइज ऑफिस भी होगा, लेकिन वो कुछ चीज़ों को सेंट्रलाइज ऑफिस कुछ चीज़ों को ऑथोराइज कर देगा एज ए डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। फॉर एग्जांपल जो सेंट्रलाइज ऑफिस होगा वो रूटीन में जो रिक्विजिशन आ रही होती हैं, जैसे मंथली रिक्वायरमेंट है जो जनरल आइटम की, वो प्लस जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उनको देख रहा होता है। लेकिन इसके साथ ऐसी चीज़ें जो अर्जेंट रिक्वायर्ड होती हैं, जिनकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट रिलेटेड या सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती हैं, उनको आप ऑथोराइज कर देते हैं कि भाई जिस जिस जगह पे इनकी ज़रूरत है वहाँ पे जो इंचार्ज बैठा है, और वो इंचार्ज प्रोक्योरमेंट का बंदा नहीं होता, वो उसकी कुछ और ड्यूटी हो सकती है, तो वो जो भी काम कर रहा है वो अपने उस काम के साथ जो अर्जेंट प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको भी ख़रीद सकता है। तो उसको आप ऑथोराइज कर देते हैं कि भाई आप ख़रीद के अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लो और काम को चलाओ, और उसका जो बिल होगा, जो इनवाइस होगी, वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को भिजवा दो, हम उसका पीओ बनाएंगे, पेमेंट को आके वेंडर को पे कर देंगे, लेकिन आप अपना काम चला लो। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे ब्रांड्स के आउटलेट हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। मैं खुद एक कोरियन कंपनी में था, तो वहाँ पे उनके हर सिटी के अंदर टर्मिनल थे, और वहाँ पर अब वो जो टर्मिनल थे उनकी अपनी कस्टमर रिलेटेड एक्टिविटी थी। कस्टमर के रिलेटेड जो उस टर्मिनल के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ होती थी वो कस्टमर से तल्लक रखती थी। तो अब अगर उन फैसिलिटीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम आ जाता है, कोई रिप्लेसमेंट करनी पड़ जाती है, फॉर एग्जांपल एसी ख़राब हो गया और वो या रिपेयर की ज़रूरत है या नए लेने की ज़रूरत है, तो अगर वो उस टर्मिनल का इंचार्ज
हेड ऑफिस में सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करे कि जी एसी ख़राब है और कस्टमर गर्मी में बैठे हैं, और सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट कहे कि अच्छा मैं कोटेशनें लेता हूँ, फिर पीओ बनाऊँगा, फिर एसी आएगा, फिर आपको भिजवाऊँगा, तो 3 दिन चाहिए या 2 दिन चाहिए, तो वो अफोर्डेबल नहीं होता। तो ऐसी सूरत में सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट हाइब्रिड सिस्टम पे चला जाएगा, यानी कि वो रखेगा अपनी प्रोक्योरमेंट को सेंट्रलाइज, लेकिन वो वहाँ पे ऑथोराइज कर देगा टर्मिनल इंचार्ज को कि भाई आप एक एसी मार्केट में ये प्राइसेस चल रही हैं, आप अपनी लोकल मार्केट से प्राइसेस चेक कर लो, इसके आसपास कहीं होंगी तो आप उसको या हमसे कंसल्ट कर लेना या खुद ही डिसीजन करके तो एसी अभी ख़रीदो, लगवाओ, ताकि कस्टमर डिस्टर्ब ना हो और हमारी जो रेपो है वो ख़राब ना हो, और उसका बिल हमें भिजवा दो, हम पेमेंट कर देंगे, या कैश पे ख़रीद लो, हम कैश पेमेंट आपको रिवर्स कर देंगे। तो इस तरह की जब एक्टिविटी हो रही होंगी तो इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं कि सेंट्रलाइज के बेनिफिट भी लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज के बेनिफिट जिस जगह पे ज़रूरत हो वो ऐड कर लिए जाते हैं। तो इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें दोनों एक्टिविटी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों की हो रही होती हैं। नंबर 4 है कंसोर्शियम स्ट्रक्चर। कंसोर्शियम आपको पता है मुख्तलिफ लोगों का एक कंसोर्शियम बना लिया जाता है जो कि हम ख्याल हों, जिनकी ओपिनियन, राय, नीड्स एक जैसी हों, तो उसको कंसोर्शियम कहा जाता है। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि एक ही टाइप की कुछ इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितने भी यूनिट होंगे किसी एक रीजन में, आप फ़र्ज़ कर लें कि लाहौर के अंदर टेक्सटाइल के 20 यूनिट काम कर रहे हैं, तो अगर सारे टेक्सटाइल यूनिट एक कंसोर्शियम बना लें और उसके अंदर एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हो जो कि सब टेक्सटाइल की जितनी रिक्विजिशन होंगी वहाँ कंसोर्शियम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आएंगी। अब उनकी सारी जो है रिक्वायरमेंट होगी वो सिमिलर होंगी, मतलब अगर यान का यूनिट है तो सबको कपास चाहिए,